नमस्कार। आइए सुनते हैं मृदुला गर्ग की लिखी कहानी सितम के फनकार। खाने की मेज के पास जिस कुर्सी पर मैं बैठी थी, या कहना चाहिए कि जिस कुर्सी पर बतौर हिंदुस्तान से आए मेहमान जीवन वर्मा ने इसरार करके मुझे बिठलाया था, उसके ठीक सामने दीवार पर एक लंबा चौड़ा चित्र टंगा हुआ था, 40 बाय 30 इंच का। इतना बड़ा कि भरसक कोशिश करके भी उससे नज़र नहीं हटाई जा सकती थी। दाएं बाएं जितनी दूर तक आंखों को घुमाया जा सकता था, घुमा लेने पर भी नज़र चित्र से फिरती न थी। कोई न कोई हिस्सा दृष्टि में समाये रहता था। आप कहेंगे, नज़र फिरने की ज़रूरत क्या थी? उम्दा मेहमान नवाजी की रिवायत है कि मेहमान को दीवार पर जड़ी बेशकीमती पेंटिंग के सामने बिठलाया जाए। जानती हूँ, जापान तक तो हो आई हूँ, जहाँ ऐसी हर रिवायत को बिला शर्त बिला बहस अंजाम दिया जाता है। मेहमान के महत्व का अंदाज़ा इसी से लगाया जाता है कि उसकी कुर्सी कमरे की एकमात्र बेहतरीन पेंटिंग, पुष्प सज्जा या अन्य कलाकृति से कितनी दूर और किस कोण पर है। कलाकृति मूर्ति हो, पेंटिंग हो या फूलों की सजावट, होती कमरे में एक ही है, जिससे इधर उधर ताक कर उससे बेनियाज नहीं हुआ जाए। पर इस वक्त मैं जापान नहीं, अमेरिका में थी। न्यूयॉर्क के एक महंगे आलीशान सबर्ब में। घर ना जापानी का था, ना अमेरिकी का, बल्कि विशुद्ध भारतीय का था। विशुद्ध माने जन्म से, पर क्या अमेरिकन नागरिक बन चुके एनआरआई या प्रवासी भारतीय को हम विशुद्ध कह सकते हैं? भले जन्म से अमेरिका में नई नकोर दूसरी जिंदगी मिलती है ना, खालिस अमेरिकी कहलवाने की कोशिश क्या कुछ नहीं करवा जाती। फिर भी मेरे मेजबान जीवन वर्मा बेचारे किस्मत के मारे थे। जन्म से विशुद्ध भारतीय, माँ भारतीय, पिता भारतीय, नाना नानी दादा दादी भी भारतीय। दूर दूर तक विदेशी खून का कतरा उनके वंशवेल में दाखिल नहीं हुआ था। यह सब बकवास में क्यों सोची जा रही थी? मैं नस्ली शोविनिस्ट नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। ना कभी थी, ना कभी होंगी। मेरे ज़्यादातर दोस्त अहबाब मिली जुली नस्ल के औरत मर्द हैं, इस तरह कि उनके माँ बाप अलग अलग मुल्कों और कौमों के बाशिंदे हैं। उस वक्त ये फिजूल खुराफात सोचने का मकसद था चित्र से ध्यान हटाना। बार बार एक ही विचार मन में कौंध रहा था, इसे खाने की मेज के सामने लगाने की क्या तुक थी? घर में और कहीं जगह नहीं मिली। मेरे हाथ में होता तो कहीं भी ना लगाती। जानबूझकर मैं ना चित्र को जहन में उतार रही थी, ना नज़रअंदाज कर रही थी। जो हो रहा था खुद ब खुद हुए जा रहा था। उस चित्र की फितरत ही ऐसी थी। उसे नज़र की ओट ना कर पाने की खलिश मुझे निवाला नहीं निगलने दे रही थी। बेख्याली में जो एक दो लुकमे शुरू में खा लिए थे, उनसे इतना कह सकती थी कि जो बना था ठीक ठाक था, उतना लजीज नहीं जितना मेज़बान ने उसकी तारीफ में फरमाया था, पर बेस्वाद कतई नहीं था। जीवन वर्मा ने बड़ी आजीजी से मुझे समझाया था कि वे तेल में सना, जरूरत से ज़्यादा पका, बेहुदा हिंदुस्तानी व्यंजन नहीं बनाने जा रहा था। यह जरूर कोई यूरोपीय डिश होगी, पास्ता वास्ता जैसी आम फहम नहीं, एकदम गुरमे। क्या तो नाम लिखा था उसने, चिमीचुर्री। उसने जो कहा हो मैंने वही सुना था और दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं हुई थी। जो भी वह थी बढ़िया ही बनी होगी, इतना गुमान मुझे था। अगर मुझे उतनी लजीज नहीं लग रही थी जितनी लगनी चाहिए थी, तो कसूर पकाने वाले या पके हुए का नहीं, मेरी जबान की कमतरी का था। फिर भी यानी उस कमतरी के बावजूद ना खा पाने लायक उसमें कुछ भी नहीं था। ना ज़्यादा लहसुन, ना बैंगन, ना काबिले बर्दाश्त अफलातूनी महक। हाँ, कुछ कच्ची जरूर थी, पर क्योंकि जीवन पहले ही बतला चुका था कि ज़रूरत से ज़्यादा पकाना हिंदुस्तानी बेहुदगी की निशानी थी, इसलिए कचास से नज़र चुराने में मैं कामयाब हो गई थी।
पशेमा जो कर रहा था वे नज़र में गड़ा। सामने दीवार पर टंगा 40 बाई 30 इंची चित्र था। एक बार सोचा पूछूं, क्या मैं कुर्सी बदल सकती हूँ, पर पूछा नहीं। सोच पूरा भी नहीं हुआ कि वे बेहुदा सवाल करने से चेत गई। मेज के इर्द गिर्द सिर्फ मेजबान दंपत्ति जीवन और सुरुचि नहीं, 2 और मेहमान बैठे थे। जीवन के दोस्त मुरलीधर गुप्त और उनकी बेटी सपना। कुर्सी बदलने को कहती तो उसी से जो चित्र के बाजू बैठा था, सामने नहीं, यानी मेजबान पत्नी सुरुचि से या मेहमान मुरलीधर गुप्त से। मेजबान मर्द की बगल से उठकर मेहमान मर्द की बगल में जा बैठना अभद्र लगता। नहीं नहीं, खासकर जब मैं वहां बिला शोहर बैठी थी, अकेली औरत। अभद्र कहलवा भी लेती, पर जानती थी जीवन उसे बेहुदा हिंदुस्तानियत कहकर नवाजेगा। हाँ हाँ जरूर जानता हूँ, हिंदुस्तान में उठने बैठने के तौर तरीकों को तरजीह देने का रिवाज नहीं है। न मुझे हिंदुस्तानी होने से एतराज़ था, न बेहुदा होने से, पर बेहुदा हिंदुस्तानियत से नवाजा जाना कबूल न था। लिहाजा मैं सुनहरे बेल बूटे वाली बोन चाइना की प्लेट पर नजरें गड़ाए चिमीचुर्री नामक या भ्रामक व्यंजन के टुकड़े इधर उधर घुमाती बैठी रही। कैसी बनी है? सुना जीवन पूछ रहा था, सुरुचि नहीं, जीवन। सबसे पहली बात उसने यही कही थी। पोंगापंथी हिंदुस्तानियों की तरह यहाँ मर्द खाना पकाने या घर का काम करने से परहेज नहीं करते, पर चूंकि मैं पकाता बढ़िया हूँ इसलिए वही करता हूँ। मोटे छोटे काम सुरुचि निपटा लेती है। शेफ हैं शेफ, सुरुचि ने कहा था। दांत देकर या तंज से स्पष्ट नहीं हुआ था। जाहिर था शेफ की बनाई डिश में दिलचस्पी शेफ की ही होगी। कैसी बनी है? उसने दोहराया तो मुझे अपनी बदतमीजी का एहसास हुआ। जवाब देने के बजाय मैं बदबख्त यह सोच रही थी कि जब मुझे यही नहीं पता कि बनने पर उसे कैसा लगना चाहिए, तो ये कैसे बतलाऊं कि कैसी बनी है। हिंदुस्तानी पूरी, तरकारी, हलवा, छैना, पायस, ढोकला, इडली, भरवा करेला होता तो कह सकती थी। तलाया भुना ठीक था कि नहीं, मुलायम या करारा कम ज़्यादा था, मिर्च मसाला तीखा या फीका था, पर यह उन जैसा बेहुदा व्यंजन नहीं था। पता नहीं इसे कम या ज़्यादा भुना या उबाला गया भी था या नहीं। कहीं रेयर बीफ की तरह कच्चा का कच्चा तो नहीं पेश कर दिया गया। अब मुझे नीची नज़र भी उबकाई आने को हुई। किसी तरह भैंगी नज़र से ना यहाँ ना वहाँ देख खासे नाटके अंदाज से कहा, सुपर्ब। पता नहीं क्या गलती हुई कि सुरुचि खिलखिलाकर हंस दी। बोली, सब यही कहते हैं, ट्रेंड लाइन है ना जनाब। अचरज कि इतनी खिली खिली हंसी में भी व्यंग्य झलक सकता है। हो सकता है मेरी फितूरी हो, दिमाग को लगा हो। जीवन ने एक जलती नज़र उसकी तरफ फेंक कर मुझसे कहा, इतने बरस हो गए पर सुरुचि अब तक अपनी माँ के बनाए आलू के पराठों और दही भल्लों की मुरीद है। बेचारी उनसे ऊपर उठ ही नहीं पाई, बनाती भी वही सब है। हैं क्या? मैंने दबी जबान से सुरुचि से पूछा। बाद में उसने चुपके से जवाब दिया, टेंडरलॉइन क्या होता है? बीफ तो नहीं। मैंने जबान कुछ और दबाई। नहीं नहीं, जीवन पक्के हिंदू हैं। यह वाला टेंडर चिकन चिमीचुर्री का है। हेल्थ की खातिर कुछ भाजी तरकारी भी मिला दी गई है। वह फिर तंजिया हंसी हंसी। चिकन तो ठीक है, चिमीचुर्री क्या होता है? मैंने नहीं पूछा, जीवन बुरा मान जाता। मुझे यकीन था उसने काफ़ी विस्तार से उसके बारे में व्याख्यान दिया होगा। मेरा ही ध्यान इधर उधर बिला गया होगा। जब भी वे भारतीय काहिली, गरीबी, पिछड़ेपन के हवाले से अमेरिकी ज्ञान विज्ञान, आर्थिक विकास, आरामदेह रहन सहन के कसीदे काटते हुए अमेरिकी हेल्थ फूड और यूरोप के गुरमे खान पान तक आता, तो मेरा ध्यान पहले चरण पर ही बिला जाता। कमबख्त मैं हिंदुस्तान में अटकी रह जाती। गुरमे छोड़ हेल्थ तक कान में न पड़ता। मैंने फिर आंखें प्लेट पर टिकाई
और चिकन चिम्मी की चुर्री बनाने में लगी, पर लाख ना चाहने पर भी नजर बार बार चित्र की तरफ जाती रही। आप हिंदुस्तान की किस स्टेट से हैं? कानों में पड़ा। मुरलीधर गुप्त पूछ रहे थे। जवाब देने के लिए उनकी तरफ देखना लाजमी था, मतलब चित्र को भी देखो। अनदेखा करने की कोशिश में मनोयोग से चिकन चिमी चुर्री मुंह में डाली और उचारा, उत्तर प्रदेश, कानपुर। हम भी यूपी के हैं। उन्होंने ऐसे कहा जैसे उत्तर प्रदेश और यूपी बनाकर उस पर और मुझ पर कर्म कर रहे हों। मेरा ख्याल था आप अमेरिका, न्यूयॉर्क से हैं, मैंने कहा। वे तृप्त भाव से हंसे, मानो महानता का तमगा पहना दिया गया हो। मैं अपनी पत्नी को केरल के आश्रम में छोड़कर आया हूँ। आप कभी गई हैं वहाँ? आश्रम में? आश्रम में क्यों? वे तो बूढ़ी नहीं लगती, कतई, यानी 50 के आसपास होगी उम्र। फिर पत्नी क्यों कर बूढ़ी होगी? हो भी सकती है, मान लीजिए कि वे खाती हो हिंदुस्तानी बेहुदगी और ये अमेरिकन हेल्थ फूड, तब वे 50 में 60 की लग सकती है और ये 70 में 50 की। मगर ये चिकन चिम्मी चोरी तो हेल्थ फूड नहीं, गुरमे है। किस मुल्क की ठीक से सुना नहीं, पर इतालवी या फ्रांसीसी नहीं है। इतना एहसास उसके तबील तबसीरे से है। जैसे मुरलीधर उस पर हाथ साफ कर रहे थे, क्या हरिद्वार का कोई पंडा करता। गौरतलब बात यह थी कि उन्हें चित्र नहीं देखना पड़ रहा था। देखते भी तो जरूरी नहीं था कि मेरी तरह खाने से बेरुखी हो जाती। अपनी फितरत दूसरों पर क्यों थोप रही हूँ? छोड़ परे। दूसरे सवाल पर ध्यान दे। आश्रम में छोड़ा क्यों? और छोड़ा तो उत्तर प्रदेश छोड़ केरल में क्यों? केरल गई होगी कभी? मेरी तंद्रिल हालत का जायजा ले, सुरुचि ने सवाल दोहराया। मेरा नहीं, उनका। मैंने तो सोचा भर था, पूछा नहीं। लगा सुरुचि अनकहे को सुनने में खासी उस्ताद थी। हाँ, गई हूँ। कोची, तिरुवनंतपुरम, कोषिकोड। हम तो सिर्फ कोचीन, त्रिवेंद्रम और कालीकट गए हैं। एक ही बात है। ये उनके मलयालम नाम थे और अब भी हैं। होंगे। उन्होंने कंधे उचकाए। हम अंग्रेजी नाम ही जानते हैं। जाहिर है। मैंने हंसी रोकी और सुरुचि की तरफ देखा। वे जरूर हंस रही होगी, पर नहीं, वह बिल्कुल संजीदा थी, शर्मसार और गमगीन हंसी से कोसों दूर। प्लेट में नजरें गड़ाई चिकन चिम्मी की चुर्री बना रही थी। उन्हें टर्मिनल कैंसर है, वे मेरे कान में धीमे से फुसफुसाई कि मुरलीधर ने उसी बात को जोर से उचार दिया। मैं सकते में आ गई, ना चाहते हुए भी मुंह से निकल गया। वहाँ कौन है उनके पास? सोचा पत्नी वहाँ मर रही है तो पति यहाँ बैठा चिकन चिम्मी चुर्री क्यों उड़ा रहा है? आखिरी वक्त में उसके पास क्यों नहीं है? सचिदा आनंद आश्रम के तमाम लोग हैं। त्रिवेंद्रम का वह नेचुरोपैथी आश्रम दुनिया भर में मशहूर है। वहां जाने से पहले हमने गूगल करके उसके बारे में सब कुछ मालूम कर लिया था। बेटी सपना ने सा गर्व जोड़ा। वे एकदम नेचुरल तरीके से उनका इलाज कर रहे हैं, बिना पेन किलर्स, ड्रग्स, कीमो, रेडिएशन वगैरह। पर दर्द और अकेले। मैं लफ्फाज हिंदुस्तानी बेहुदगी पर उतर आई। वे हैं ना, वे कहते हैं मन पर अंकुश रखो तो दर्द से भी छुटकारा मिल सकता है। तो मिला? शायद। उन्होंने कोंचा भर चिकन चिम्मी चुर्री अपनी प्लेट में और पलटी। सॉरी, कोंचा नहीं, सर्विंग स्पून। आप उनके पास क्यों नहीं हैं? मेज के नीचे जीवन के पैर के टोहके को नजरअंदाज करके मैं लगी रही। ये उनका प्राइवेट मामला है, जीवन ने फुसफुस करके घुड़का। जीवन की चींची आवाज मुरलीधर की दमदार आवाज के नीचे दब गई। मैं कैसे जा सकता हूँ? इतना बड़ा बिजनेस है, सिर खुजाने की फुर्सत नहीं है। केरल तक आने जाने में 15 दिन खप गए। कितना नुकसान हुआ। रात रात जाकर काम किया, तब जाकर भरपाई हुई। और तुम? मैं बेटी से मुखातिब हुई। वे जैसे आसमान से गिरी। मैं अपनी कंपनी के पीआर विभाग की हेड हूँ।
साल में कुल 15 दिन ही छुट्टी मिलती है। ये हिंदुस्तान नहीं है कि जब चाहो छुट्टी मारकर बैठ जाओ। यहाँ जितनी छुट्टी मिलने का नियम हो उतनी ही मिलती है। भाई भतीजावाद नहीं चलता। जीवन ने तुर्स सुर में बाधा दी, पर सपना अपनी रो में कहती गई। इस साल सारी छुट्टी केरल में बिताई। एक दिन के लिए भी रिलैक्स करने कहीं नहीं गई। मन ही नहीं हुआ। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ। अंतिम बात तक आते आते वे रुआसी हो गई। मैंने कहा था मम्मी को यहीं रहने दे। पेन मैनेजमेंट कितना विकसित हो गया है यहाँ। नर्स रख लेंगे। रात दिन की अहलदा। 2 वीकेंड पर तो हम कम से कम मैं उनके पास रह सकती हूँ। पर डैडी ने कहा वहाँ स्पिरिचुअल अप्रोच है, सेवा भाव है। उनकी नेचुरल पद्धति यूनिक है और हो सकता है वहाँ वे ठीक हो जाएं। उन लोगों की ईश्वर पर आस्था है, इसलिए ईश्वर की भी उन पर अनुकंपा होती है। अब वह रो ही तो दी। मुरलीधर ने बहुत प्यार से एक कौंचा चिकन चिमिचुर्री उसकी प्लेट पर उल्टाई। कहा, कितनी लाजवाब बनी है। नहीं, अर्जेंटीना के पारिल्ला में भी नहीं मिलेगी। ओह, तो अर्जेंटीना की डिश है यह। गारत हो दिमाग। कमबख्त डिश कहीं की हो, क्या फर्क पड़ता है। पर दिमाग है कि सब कुछ नोट किए बिना मानता नहीं। बस जीवन की मुफलिस सी आवाज में बयान किए तब्दील ब्यौरे की दस्तक नहीं दे पाते। मैंने गलत क्या कहा था। वे लोग एक पैसा नहीं लेते, निस्वार्थ सेवा करते हैं, आध्यात्मिक हैं। यहाँ जन्मी तुम्हारी पीढ़ी को क्या मालूम, भूल चुकी सब कुछ। अरे $1 मिलियन खर्च करके भी हम उन लोगों जैसा सेवा भाव और परमात्मा पर आस्था नहीं खरीद सकते। वे सपना को समझा रहे थे। असल बात पैसा नहीं, यह है कि कुछ फायदा है कि नहीं। मैंने कहा, कैसे भारतीय हैं आप। आस्था पर विश्वास नहीं करेंगे तो फायदा होगा कैसे। पॉजिटिव वाइब्स भेजनी होती है रोगी के पास, एक एक आदमी को, जिससे उसकी मानसिक और आत्मिक शक्ति सबल प्रबल हो सके, शरीर को निरोग कर सके। पर दर्द। हाँ डैडी, दर्द। हम जानते भी नहीं उन्हें कितना दर्द है। जानकर क्या होगा। उन्होंने कहा था ना, एक समय आएगा जब उनका मन मस्तिष्क ईश्वर में स्थित हो जाएगा और वे स्वयं पीड़ा से अनभिज्ञ हो जाएंगी। जाहिर था वे शुद्ध हिंदी में उनके कहे शब्द दोहरा रहे थे। पता नहीं वाक्य उन पर आस्था थी या सपना को फुसला रहे थे या अपने को। सपना बेख्याली में बहुत जल्दी बिना चखे चिकन चिमिचुर्री निकल रही थी। जीवन अपनी करिश्माई डिश की बेनियाजी को घूर रहा था, पर सपना उसकी नज़र से बेअसर, आंखों में आंसू संजोए, चम्मच भर भर कर ठूस रही थी। तभी सुरुचि ने अपनी आधी भरी प्लेट आगे खिसकाकर आहिस्ता से कहा, मुझे नहीं खाना। उससे बल पाकर मैंने भी हौले से अपनी प्लेट इंच भर आगे की। कहा, मुझे भी। दिमाग खराब हो गया है तुम लोगों का। जीवन ने चीखना चाहा, पर तुनक कर रह गया। प्लीज खत्म करो, उसने घिघियाकर जोड़ा। पता है कितनी मेहनत की है मैंने, कितनी कला लगी है इसे बनाने में। सुरुचि पिंगली नहीं, बल्कि उसके चेहरे पर वितृष्णा की परत पुत गई। उसे महसूस कर जीवन हिंसक हो उठा। बोला, हिंदुस्तान में इंसान की जिंदगी की कीमत क्या है जो वे लोग एक आदमी की मौत को लेकर परेशान होंगे। उनके लिए जीवन मृत्यु ईश्वर की इच्छा है, माया है, नियति है। संसार क्षणभंगुर है, जो आता है जाता भी है। फलसफा झाड़कर अलग हो जाएंगे। अलग हम हो रहे हैं, वे नहीं। वे तो सेवा कर रहे हैं। सुरुचि तंज से आगे बढ़ गई। हाँ मालूम है, अंतिम सेवा जानकर सेवा कर रहे हैं, अपना परलोक सुधारने को, उनकी जिंदगी बचाने की खातिर नहीं। किसने कहा? अब बारूसा फटने की बारी सपना की थी। हम उन्हें वहां मरने के लिए नहीं छोड़कर आए, ठीक होने के लिए भेजा है। पिछड़े हिंदुस्तान में जिंदगी की वहां क्या कीमत है जानती नहीं। कम अज कम तुम्हारे डैडी तो बखूबी जानते हैं। याद है इस चित्र को देखकर क्या कहा था तुमने? छोड़ो, उसकी क्या बात। आवाज का दम खोटकर मुरलीधर ने मिन्नत की। भूल गए? कोई बात नहीं, याद दिला देता हूं।
तुमने कहा था यह हिंदुस्तान की बर्बरता की एकदम सही तस्वीर है। साले बड़े स्पिरिचुअल बने फिरते हैं, बकवास। अपने मतलब के लिए सैकड़ों हजारों की जान ले सकते हैं। यह फलसफा झाड़कर कि मरना तो उन्हें एक दिन था ही, प्रभु इच्छा, हम क्या कर सकते हैं। अवसरवादी बास्टर्ड आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी खोलकर उन्हीं के मुफ्त इलाज करने का दिखावा करते हैं, जिन्हें बेघर करके करोड़ों कमाए थे। कोई पूछे इनसे, अगर आयुर्वेद में इतनी ताकत है तो खुद एलोपैथिक इलाज क्यों करवाते हैं तमाम सत्तासीन अमीर जन। डैडी, सपना ने कातर स्वर में गुहार लगाई। बोलो, कहा था कि नहीं? कह दिया होगा, बहस में आदमी बहुत कुछ कह जाता है, पर मेरा विश्वास कचरा विश्वास। हर हिंदुस्तानी की तरह तुम भी हिपोक्रेट हो। पर यह चित्र आपने खाने की मेज के सामने क्यों लगा रखा है? अब जाकर मेरे मुंह से फूटा। क्यों उबकाई आती है? सच देखने की कुव्वत नहीं है? नजरें फेर कर भकोसना चाहते हो? जैसे चौराहे पर भीख मांगते बच्चों और विकलांगों से नजरें फेर कर मोबाइल पर केक ऑर्डर करते हो। मेरे कंठ से आवाज नहीं निकली। हतप्रभ सपना भी चुप रही। सुरुचि ने हिम्मत करके मीठे स्वर में कहा, छोड़ो भी, अब कोई खुशनुमा बात करते हैं। पता है, जीवन ने लेमन सुफले बनाया है। देर हुई तो बैठ जाएगा। बड़ी नाजुक डिश है। सोनिया, जीवन ने सीधा मुझे धर पकड़ा। जानना नहीं चाहती चित्र है कहाँ का? बूझो कहाँ का है? मुझे नहीं पता, मैं मिमियाई। सूरत का है, 2012 की बाढ़ का। बहुत लोग डूब गए थे। सुरुचि बीच में कूद गई। मैं सुफली लेकर आती हूँ। नहीं, मैं खुद लाऊंगा, अभी समय है। बाढ़ आई क्यों, वह भी तो बतलाओ। डैम को बचाने की खातिर पानी शहर की निचली गरीब बस्तियों और गांवों की तरफ छोड़ दिया गया था। 2185 लोग डूबकर मर गए थे। उसी की फोटो है यह। देखो देखो, कितने लोग मरते दिख रहे हैं। गिनो, 1 2 3, गिनती जाओ। देखो, वे बच्चे हैं, वे बूढ़े मर्द औरत, वे गर्भवती औरतें। देखो देखो, वह वाली पूरे 9 महीने की लगती है। देखा कुछ? जिसे नहीं देखने का नाटक करती रही थी, उसे अब रेशा रेशा साफ देख रही थी। 40 बाय 30 इंच के चित्र का हर मिलीमीटर लाश बनते इंसान की शक्ल ले चुका था। चित्र बेआवाज था, पर मुझे बेपनाह चीखो पुकार सुनाई दे रही थी। बेहरकत था, पर उसमें बसी छटपटाहट साफ दिख रही थी। इतनी कि हर मौत को मैं अलग महसूस कर रही थी। सामूहिक नरसंहार रेशा रेशा मेरे सामने घटित हो रहा था। चुंबकीय आकर्षण से बंधी चित्र पर आंखें गड़ाई मैं निस्तब्ध उसे देखे जा रही थी। इसके फोटोग्राफर केरल के मशहूर चित्रकार श्रीनिवास हैं। बढ़िया कलाकृति है ना? जैसे फोटो ना होकर पेंटिंग हो। एक बात है, केरल में और जो होना हो, कला जबरदस्त है। क्यों सोनिया? मैंने कुछ नहीं कहा, पर सपना कुर्सी पीछे धकेल खड़ी हो गई। चलूंगी, उसने सपाट लहजे में कहा। दफ्तर में काम है। बैठो, जीवन ने हुक्म दिया। उसकी आवाज में गजब का रोब था। मैं सुफले ला रहा हूँ। बहुत नायाब रेसिपी है। उसे बनाना जीनियस कारीगरी की मांग करता है। इस चित्र की तरह नियंत्रण जरा बिगड़ा नहीं, सामग्री का बैलेंस गड़बड़ाया नहीं, पानी की मिकदार बड़ी नहीं कि सुफले कोलाप्स हुआ। खाए बगैर नहीं जा सकती तुम। वे रसोई में चला गया। सपना बैठी नहीं, पर जाने के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाई, मूर्तिवत खड़ी रही। हम सब भी कहर के एहसास से थर्राए, चित्र की तरह विचल अविचल बैठे रहे। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।